नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़ में स्वागत है। तो आज हमारी थ्योरीज़ की फोर्थ क्लास है। देखिए, आप सभी सोच रहे होंगे कि थोड़ा क्लास लेट हो रही है, तो बिल्कुल क्लास लेट हो रही है, इसके कुछ कारण हैं। और सेकंड थिंग, मोटिवेशन, मेन मोटिवेशन। देखिए, मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट तो दे रहा हूँ, लेकिन मुझे उस प्रकार से लाइक्स नहीं मिल रहे हैं, सब्सक्राइबर्स वगैरह नहीं मिलने के कारण कि थोड़ा मोटिवेशन डाउन होने लगता है। जहाँ मैं आपको पर डे 2 से 3 वीडियोस प्रोवाइड कराता हूँ, वहाँ मैं आपको एक ही वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ। मैं इसलिए कहता हूँ, देखिए, अब आप ये मत समझिए कि मैं यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए, मेन मेरा मोटिव ये है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना। ठीक। तो इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ा मुझे भी अगर मोटिवेशन मिलेगा, मैं ज़्यादा कुछ तो आपसे कह नहीं रहा हूँ। अगर जितने भी लोग इस वीडियोस को देखते हैं, अगर उसको लाइक, खाली प्रॉपर लाइक कर दें, अगर अपने फ्रेंड्स से खाली एक शेयर कर दें, तो मेरा भी थोड़ा एक मोटिवेशन बढ़ेगा। तो उसकी वजह से मैं आपको और अच्छा कंटेंट और जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। बाकी मैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको प्रोवाइड नहीं कराऊँगा, प्रोवाइड कराऊँगा, प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। और ये आपकी 4th क्लास है, जो कि लास्ट क्लास है थ्योरी की आपकी। बाकी मैंने 3 क्लासेस आपको प्रोवाइड करा दी है। और इसके अलावा मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्लासेस होती हैं, जैसे कि एक होती है डेफिनेशंस की, तो डेफिनेशंस की आपके लिए क्लासेस लाने जा रहा हूँ। और साथ ही साथ आपके लिए, आप सभी के लिए बुक्स एंड ऑथर्स की एक क्लास लेने जा रहा हूँ। जैसे आपके लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपके फंसते हैं, और आपके डेफिनेशन से भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके फंसते हैं। तो वो आपके लिए बहुत जल्द दोनों क्लासेस लाने जा रहा हूँ। मे बी आज ही आपको मैं वो भी क्लासेस प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो हमारी 4th क्लास है थ्योरी की, इसमें है डेविड एसोबल थ्योरी। ठीक, डेविड एसोबल की थ्योरी। इन्होंने क्या दिया था, सिद्धांत जो दिया था वो कैसा था, अर्थपूर्ण अधिगम सिद्धांत इन्होंने दिया था, यानी मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग थ्योरी इन्होंने दी थी। ये डेविड पॉल ओजोबेल हैं। 1918 से 2008 तक अमेरिकी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं, अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी के जनक भी हैं। तो मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी के जनक किसको बोलते हैं? डेविड ओजोबेल को। सब इनका जो टर्म था, इन्होंने टर्म दिया था, पॉइंट दिया था, क्या दिया था, सबसे महत्वपूर्ण कारक जो सीखने को प्रभावित करता है वह है शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान। यानी जो बच्चों को या किसी भी इंसान को, किसी भी मानव को सीखने को प्रभावित करता है, यानी उनके महत्वपूर्ण सीखने को प्रभावित करता है, उसका कारण क्या है? आपका पूर्व ज्ञान, यानी हमारे प्रायर नॉलेज की बात इन्होंने कही थी। अब इनका फेमस एक क्वेट था, सीखने को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? शिक्षार्थी पहले से क्या जानता है, यानी प्रायर नॉलेज की बात करते थे। कि इनका मेन जो क्वेट था यही था कि पहले, मतलब आप कोई भी चीज़ अगर सीखने जा रहे हो, उसके बारे में पहले से क्या आप जानते हो। ठीक। जैसे अगर आप कुछ भी सीखने आते हो, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप कार चलाने जान सीखते हो, तो पहले इंसान क्या आपसे पूछेगा कि आपको कितना नॉलेज है इसके बारे में, पहले से कोई नॉलेज है आपको? तो बताता हो कि हाँ, मुझे इतना इतना नॉलेज है। तो प्रायर नॉलेज आपकी क्या है? इनका जो सिद्धांत का मुख्य विचार है, सेंट्रल आइडिया, वो क्या है? नई जानकारी तब सबसे अच्छी तरह सीखी जा सकती है जब उसे विद्यार्थी के पहले से मौजूद ज्ञान में जोड़ा जाता है। जब उसके पहले ज्ञान में, मतलब कुछ पहले से उसको थोड़ी सी नॉलेज हो, और उसके बाद अगर आप एजुकेशन दोगे या नॉलेज दोगे, तो लोग अच्छे से सीखते हैं, क्योंकि उसके पहले से दिमाग में कोई चीज़, एक धारणा बनी हुई है। इनकी मुख्य अवधारणाएं में कुछ पॉइंट्स हैं आपके। अर्थपूर्ण अधिगम की इन्होंने बात की थी, यानी मीनिंगफुल लर्निंग की बात की थी, नई नई जानकारी को पुराने ज्ञान से जोड़कर सीखने की बात की थी। पूर्व ज्ञान, प्रायर नॉलेज की बात करते हैं, विद्यार्थी पहले से जो जानता है वही क्या है? उसका प्रायर नॉलेज है। अग्रिम आयोजक क्या है? एडवांस ऑर्गेनाइजर, यानी नया पाठ पढ़ाने से पहले दी गई प्रारंभिक जानकारी हमारी क्या होती है? अग्रिम आयोजक होती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? नई जानकारी को समझने में सहायता करना, पुराने एवं नए ज्ञान के बीच संबंध स्थापित करना, या फिर क्या है? अग्रिम आयोजक है। जैसे जल चक्र वगैरह आप पढ़ाते हो, वाटर साइकिल वगैरह पढ़ाते हो, आपको क्या है? अग्रिम आयोजक है। अच्छा, सभी के उदाहरण भी है आपका। अब देखिए, अर्थपूर्ण अधिगम का उदाहरण क्या है आपका? यदि छात्र को पौधे के बारे में पहले से जानकारी है, तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में आसानी से जानकारी समझ सकता है बच्चा। वही अगर पूर्व ज्ञान क्या है? सीखने की नींव का पूर्व ज्ञान कहते हैं, ठीक, पूर्व ज्ञान ही है आपका। अग्रिम आयोजक क्या होता है? जल चक्र, यानी पढ़ाने से पहले वर्षा और बादल और वाष्पीकरण पर चर्चा करना है आपका क्या है? एडवांस ऑर्गेनाइजेशन, यानी अग्रिम आयोजक की बात करते हैं। ठीक, इसका सिद्धांत आपका डेविड ऑजोबेल, यह भी आपकी इंपॉर्टेंट है, डेविड ऑजोबेल की थ्योरी। अब इन्होंने देखिए ये अधिगम के प्रकार बताए थे, वही जो आपने पॉइंट्स पढ़ रखे हैं, कि अर्थपूर्ण अधिगम होता है, रटकर अधिगम होता है। अर्थपूर्ण में क्या होगा? समाज आधारित, यानी दीर्घकालिक। अच्छा, अर्थपूर्ण में क्या रहेगा? ये दीर्घकालिक स्मृति तक रहेगा, और ज्ञान का प्रयोग संभव होगा। यहाँ पे रटकर क्या होता है? केवल याद करना, अल्पकालिक स्मृति समझकर, इतनी समझ कम रहती है यहाँ पे। जैसे आपने मान लिया, अगर आपने अर्थपूर्ण ने अर्थ से समझ लिया, एकदम प्रॉपर अर्थ से समझ लिया,
आपको लंबे समय तक याद रहेगा। जैसे काफ़ी चीज़ आपको लंबे समय तक याद होंगी तो आपने उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ें आप पढ़ते हो भूल जाते हो, जब बोलते हो पेपर में भूल गए, क्यों? क्योंकि आपने कई चीज़ें रट के गए होते हो। जब रट कर आप अधिगम करोगे तो क्या होगा, आपको खाली याद करोगे तो अल्पकालिक स्मृति तक रहती है, बाद में आप भूल जाते हो। ये आपका क्या है, रटकर से अधिगम में आता है। अधिगम प्रक्रिया यानी आपकी जो जो लर्निंग प्रोसेस है प्रायर नॉलेज से बेस्ड होती है, यानी पूर्व ज्ञान, ठीक है, फिर अग्रिम आयोजक, फिर नई जानकारी बनती है, फिर संबंध स्थापित, तो फिर अर्थपूर्ण अधिगम आपका होता है। मीनिंगफुल लर्निंग कैसे होगी, पहले पूर्व ज्ञान होगा, फिर अग्रिम आयोजक होगा, एडवांस ऑर्गेनाइजर होगा, फिर नई जानकारी न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, फिर आपसे उसमें संबंध स्थापित करेंगे यानी मीनिंगफुल कनेक्शन बनाने को बैठा लेंगे, और उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, अर्थपूर्ण अधिगम वहाँ पे तैयार हो जाती है आपकी। अब यहाँ पे शिक्षक की भूमिका क्या है, पूर्व ज्ञान का आकलन करना यानी एक्सेस प्रायर नॉलेज, नई जानकारी को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, ऑर्गेनाइज लर्निंग मटेरियल, उदाहरणों का उपयोग करना, अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देना। शिक्षा में योगदान इसका क्या है, शिक्षा को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का पता लगाना चाहिए, नए पाठ को पुराने ज्ञान से जोड़ना चाहिए, एडवांस ऑर्गेनाइजर का प्रयोग करना चाहिए, रटने की बजाय समझ पर बल देना चाहिए, और शिक्षण को क्रमबद्ध और संगठित बनाना चाहिए। ऑजोबल का फॉर्मूला क्या है, प्रायर नॉलेज प्लस न्यू इन्फॉर्मेशन, तो आपका क्या हो जाएगा, मीनिंगफुल लर्निंग आपकी तैयार हो जाएगी। यानी पूर्व ज्ञान प्लस नई जानकारी अगर मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, अर्थपूर्ण अधिगम आपका बन जाएगा। वन लाइनर में इसको अगर आप समझते हो तो जब नई जानकारी को पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाता है तब अधिगम क्या होता है, हमारा अर्थपूर्ण माना जाता है। तो ऑजोबल, ठीक है, ऑजोबल, इसको समझने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं इनकी, जिससे आपको इनके जो पॉइंट्स है वो याद रहेंगे। ए से एडवांस ऑर्गेनाइजर, एडवांस ऑर्गेनाइजर की बात आएगी तो किसकी थ्योरी है, ऑजोबल की। अंडरस्टैंडिंग लर्निंग, स्ट्रक्चर नॉलेज, यूज प्रायर नॉलेज, तो यूज प्रायर नॉलेज की बात सबसे ज़्यादा किसने की, ऑजोबल ने, ठीक। बेटर रिटेंशन, एग्जिस्टिंग नॉलेज, और लर्निंग मीनिंगफुल बात किसने की, ऑजोबल। तो समझने का इनका एक तरीका है इसको समझने की, इसी पे एक प्रकार की ट्रिक है आपको समझने की, ठीक। तो अब उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट आती है थ्योरी, कल्ट लेविन, ठीक है। कर्ट लेविन की थ्योरी, अच्छा सॉरी, पहले टॉलमैन है आपकी, ठीक, टॉलमैन की थ्योरी, उसके बाद हमारी आएगी कर्ट लेविन थ्योरी, और फिर सिगमंड फ्राइड की थ्योरी। तो टॉलमैन की थ्योरी, टॉलमैन ने क्या किया, साइन लर्निंग थ्योरी दी। कौन सी, एडवर्ड सी टॉलमैन का नाम है, क्या सिद्धांत का नाम था, साइन लर्निंग थ्योरी, यानी संकेत अधिगम का सिद्धांत, ठीक। संकेत अधिगम के सिद्धांत किसने दिया था, टॉलमैन ने दिया था। तो फाउंडर कौन है इनके, प्रतिपादक कौन है, एडवर्ड चार्ल्स टॉलमैन, 1886 से 1959 तक। एडवर्ड सी टॉलमैन एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1932 में परपेसिव बिहेवियरिज्म यानी उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद का प्रतिपादन किया। तो उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद का प्रतिपादन किसने किया, टॉलमैन। इनकी इंपॉर्टेंट बुक कौन सी है, परपेसिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन। एनिमल्स एंड मैन पे 1932 में इन्होंने किताब लिखी थी, परपेसिव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन। किसकी किताब थी, टॉलमैन की। इस थ्योरी का आपको इंट्रोडक्शन क्या है, टॉलमैन के अनुसार अधिगम संकेतों, साइंस और लक्ष्यों, गोल के बीच संबंधों को समझने से होता है। अधिगम केवल उद्दीपक अनुक्रिया यानी आसार संबंध नहीं है, बल्कि इससे इसमें संज्ञानात्मक प्रक्रिया भी शामिल होती हैं। इनका कहना था, टॉलमैन बिलीफ इस पर करते थे, इन्होंने कहा था कि संकेतों और लक्ष्यों के बीच संबंधों को समझने से होता है आपको क्या, अधिगम, ठीक। अधिगम केवल खाली आसार वगैरह संबंध से नहीं होगा आपका, बल्कि इससे संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं भी शामिल होती हैं। ये किसने बोला था, टॉलमैन ने बोला था। अब की कॉन्सेप्ट इनके देख लीजिए, साइन वगैरह, संकेत, ठीक, लक्ष्य, तो वे संकेत या सूचनाएं जो लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करें उनको क्या बोलेंगे, संकेत बोलेंगे। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, मार्ग, जो मार्ग होता है यानी रास्ता होता है, संकेत हमें गंतव्य तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। जैसे एरो बना तो यहाँ जाना तो इसका एरो लेफ्ट बना, इसका एरो राइट बना है, तो साइन है आपके। गोल, लक्ष्य व उद्देश्य जिसकी प्राप्ति के लिए व्यवहार किया जाता है, तो आपको क्या है, लक्ष्य है। यानी भूखे चूहे के लिए भोजन, तो ऐसे भोजन इसका क्या है, लक्ष्य है। फिर आपका कॉग्निटिव मैप बनता है, आपका कॉग्निटिव मैप, ठीक। कॉग्निटिव मैप में संज्ञानात्मक मानचित्र बनेगा आपका, यानी आपका पर्यावरण का मानसिक नक्शावाद या छवि तैयार हो गया, मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल में विद्यालय से घर तक का रास्ता याद होना, तब वो क्या, एक माइंड मेकअप बन गया, कॉग्निटिव मैप बन गया कि यहाँ जाएंगे, पहला लेफ्ट है, दूसरा राइट है, इस तरीके से जाकर हम कॉलेज पहुँच जाएंगे। जैसे अभी हम आपका ही घर है, आपके घर से पूछे कि आपके घर से नियरर पार्क जो है आपका कौन सा है, या आप बताइए कितने मोड़ मुड़ने पड़ेंगे, तो हो सकता हो आप जिनके जिनके घर के नज़दीक में पार्क होगा वो बता पाएंगे कि पहला लेफ्ट मुड़ो, फिर राइट मुड़ो, फिर सीधे जाओ, फिर दूसरी गली छोड़ करके तीसरी गली में चले जाइए। तो आपका क्या, एक संज्ञानात्मक मानचित्र तैयार है। फिर उससे क्या होता है, गुप्त अधिगम यानी लेटेंट लर्निंग होगा यहाँ पे। ऐसा अधिगम जो बिना प्रबलन से के होता है और आवश्यकता पड़ने पर प्रकट होता है, यानी आपका ऐसा अधिगम जो कि बिना किसी प्रबलन या बिना किसी रिइंफोर्समेंट के होता है, और उसमें आवश्यकता पड़ने पर कि वो आपका क्या होगा, प्रकट हो जाएगा, यानी आपको वहाँ पे क्या होगा, वो नीडेड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या है, इसको लेटेंट लर्निंग बोलते हैं।
ये अधिगम संकेतों और लक्ष्यों के संबंध को समझने की प्रक्रिया है। किसकी बात कर रहे हैं? साइन लर्निंग की बात कर रहे हैं। अब देखिए किस बात करते हैं? साइन यानी संकेत, फिर गोल होगा कॉग्निटिव में तैयार होगा, फिर एक आपका गुप्त प्रतिगम होगा, फिर से क्या हो जाएगा? फिर लर्निंग तैयार हो जाएगी। तो लर्निंग इज अ गोल डायरेक्टेड एंड मीनिंगफुल। अधिगम लक्ष्य उन्मुख और सार्थक होता है। इन्होंने कहा संकेतों को समझने से लक्ष्यों तक पहुंचना संभव होता है। संज्ञानात्मक मानचित्र व्यवहार को दिशा देता है, ये इनका कहना था। अधिगम गुप्त रूप से होता है और आवश्यक पड़ने पर प्रकट होता है, ये किसका कहना था? आपका टॉलमैन का साइन लर्निंग थ्योरी के द्वारा कहना था। देखिए आपको जो स्टार्टिंग की टू स्लाइड्स है, स्टार्टिंग की जो 2 वीडियोस हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो उसको तो बिल्कुल 100% करके ही जाएगा। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी थ्योरीज हैं। ठीक, बाकी इंपॉर्टेंट ये भी हैं, लेकिन वो तो एकदम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इनसे तो एक बार ये भी हो सकता है क्वेश्चन में भी शायद ना आए, से शायद ना आए, लेकिन उनसे तो आना ही आना लगभग होता है। अब देखिए टॉलमैन ने किस पे प्रयोग किया था? टॉलमैन ने भी चूहे पे प्रयोग किया था। और किसने चूहे पे प्रयोग किया था? स्किनर ने किया था। उन्होंने मेज लर्निंग एक्सपेरिमेंट भूल भुलैया का प्रयोग बनाया था। चूहों को भूल भुलैया में छोड़ दिया गया, ठीक, यानी ग्रुप ए चूहा। इसमें ग्रुप ए में क्या किया गया? रिवार्ड फूड गिवन एवरी डे, यानी प्रतिदिन भोजन दिया गया। ग्रुप बी में क्या किया गया? ग्रुप बी में चूहों को कोई भोजन नहीं दिया गया। और ग्रुप सी में क्या किया गया? रिवॉर्ड स्टार्टेड आफ्टर सेवरल डे, कुछ दिनों बाद भोजन दिया गया। यहाँ पर इस प्रकार के 3 ग्रुप बनाए थे उन्होंने। देखिए गोल जैसे यहाँ चूहा मान लो अपना है, अब ये तो चूहा खैर इसमें बड़ा बना हुआ है, मेज छोटी बनी, मतलब बराबर होते तो मेज के अंदर अपना चलेगा, अपना भोजन ढूंढने का प्रयास करेगा। रिजल्ट क्या निकलता है? जब भोजन दिया गया तब ग्रुप सी ने अचानक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इससे सिद्ध हुआ कि अधिगम पहले से हो चुका था, लेकिन वह प्रकट नहीं हुआ था। यानी जब भोजन दिया गया तब ग्रुप सी ने क्या किया? अचानक से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और इससे सिद्ध हुआ कि अधिगम पहले से हो चुका था, लेकिन वह प्रकट नहीं हुआ था। यानी इसे ही क्या बोलते हैं? लेटेंट लर्निंग, यानी गुप्त अधिगम कहा गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, आपको सीधी सी बात है, जब अगर चूहा ही है अगर आपको, तो चूहा जब वो देखेगा कि उसको भोजन मिलना है, ठीक है, आपने भोजन रख दिया, अब भोजन कहाँ मिलेगा उसको? एकदम एंड में कहीं जाकर के मेज से जब निकलेगा, यानी जो आपकी भूल भुलैया है उससे निकलेगा, तब वो जाकर के उसको कहीं भोजन प्राप्त हो पाएगा। ठीक, अब वहाँ पे क्या होगा? जब पहले तो भोजन, भाई सीधी सी बात है, अगर चूहा भूखा रहेगा तो ढूंढने का बहुत प्रयास करेगा और पहुंच भी जाएगा। ठीक है, और जब पहुंच जाएगा, जब वो, अगर यही, अगर आप प्रक्रिया, अगर अगर जनरली वगैरह बता रहे हैं, अगर आपको इस प्रक्रिया को डेली करते हो, ठीक है, तो क्या होगा? चूहा एक बार में सीधा मेज को सॉल्व कर ले जाएगा। ठीक, क्योंकि डायरेक्ट उसको पता होगा कि भोजन ये रास्ता ये क्या है? इसको आप बोल सकते हो ट्रायल एंड एरर भी कह सकते हो, एक प्रकार से सीखने वाला तरीका है आपको समझने का, कि इसको ट्रायल एंड एरर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे ट्रायल एंड एरर यानी गलती कर करके सीख जाएगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने ट्रायल एंड एरर की बात नहीं की। ट्रायल एंड एरर की बात किसने की थी? आपके ट्रायल एंड एरर की बात आपके थॉर्नडाइक ने की थी। देखिए अब एक और होता है जैसे लेटेंट लर्निंग को समझने का तरीका, ऐसी वह सीखना जो मतलब एक प्रकार से तुरंत दिखाई नहीं देता आपका, ठीक है, लेकिन बिना किसी इनाम, जैसे मान लो कोई इनाम नहीं मिलना है, ठीक है, या अभ्यास के, ठीक है, या मतलब दिमाग में सीख लिया जाए, जो ऐसी चीज जो दिमाग में सीख लिया जाए और जरूरत पड़ने पर उसे अचानक प्रदर्शित करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट लर्निंग। यानी ऐसा सीखना जो तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन क्या होगा? बिना किसी इनाम या बिना किसी कोई रिवार्ड वगैरह के अभ्यास के भी दिमाग में सीख लेता है, और जरूरत पड़ने पर क्या हो जाएगा? वो आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट लर्निंग। ठीक है, तो कल लेटेंट लर्निंग होता है। अच्छा, जब कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं आती है तो वह भाई सीधी सी बात है, सीखना आसान दिखाई देता है। ठीक है, जैसे ये आपका एडवर्ड टॉलमैन ने बताया था। आप इसको अगर वन वर्ड में समझना हो लेटेंट लर्निंग क्या होती है, तो सीख पहले से होती है। ठीक है, अधिगम आपका पहले से होता है लेकिन बस दिखाई नहीं देता, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट लर्निंग बोलते हैं। अब ये लर्निंग प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया इन्वायरमेंट, पर्यावरण के द्वारा सीखता है, साइंस यानी क्लूज के द्वारा सीखता है, कॉग्निटिव मैप बनता है, फिर लक्ष्य तैयार होगा, फिर से क्या हो जाएगा? अधिगम हो जाएगा आपका। ठीक, टॉलमैन के अनुसार अधिगम केवल व्यवहार में परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह मानसिक मानचित्र यानी कॉग्निटिव मैप के निर्माण की प्रक्रिया है। तो कॉग्निटिव मैप, ठीक है, कौन सा? कॉग्निटिव मैप यानी मानसिक मानचित्र। बात किसने कही थी? आपके टॉलमैन ने की थी। उनकी थ्योरी का नाम क्या था? साइन लर्निंग थ्योरी। अभी इनके मुख्य प्रिंसिपल वगैरह हैं, आप यहाँ देख सकते हैं क्या क्या इनके प्रिंसिपल्स हैं साइन लर्निंग थ्योरी के। तो मेन प्रिंसिपल क्या है? लर्निंग इज गोल डायरेक्टर, अधिगम लक्ष्य उन्मुख होता है, अधिगम से संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, अधिगम के लिए प्रबलन अनिवार्य नहीं है, संज्ञानात्मक मानचित्र अधिगम में सहायता करते हैं, अधिक गुप्त रूप से भी हो सकता है, मतलब ये अधिगम, सॉरी अधिक नहीं, अधिगम गुप्त रूप से भी हो सकता है, यानी आपका लर्निंग कैसा होता है? लेटेंट तरीके से होता है, गुप्त तरीके से भी हो सकता है। शैक्षिक महत्व क्या है इनके? शिक्षण लक्ष्य उन्मुख होना चाहिए,
रटने की बजाय समझ पर बल देना चाहिए। विद्यार्थियों को खोज एवं अन्वेषण के द्वारा अवसर मिलने चाहिए। समस्या समाधान आधारित शिक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। रोल ऑफ टीचर क्या है, शिक्षक की भूमिका क्या है? स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना, विद्यार्थियों को संकेत प्रदान करना, खोज आधारित अधिगम को बढ़ावा देना, समस्या समाधान गतिविधियां कराना। ठीक है, आपको क्या है, आपका ये रोल ऑफ टीचर की बात करता है। पर्पसिव बिहेवियरिज्म, लर्निंग इज अ गोल डायरेक्टेड एंड कॉग्निटिव प्रोसेस। ठीक है, लर्निंग कैसा होता है आपका? लर्निंग इज अ गोल डायरेक्टेड होता है, कॉग्निटिव प्रोसेस के द्वारा होता है। तो इसके मेरिट्स क्या हैं? समझ एवं संज्ञान को महत्व देता है। संज्ञानात्मक मानचित्र की अवधारणा दी गई। आधुनिक शिक्षण में उपयोगी है ये। गुप्त अधिगम की व्याख्या यहाँ पर करता है। ठीक, अगर आप इसी को देखते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड की बात करेंगे। संज्ञानात्मक मानचित्र को मापना कठिन है। ठीक, ये इनके दोष हैं। सभी प्रकार का अधिगम लक्ष्य उन्मुख नहीं होता। प्रयोगों के निष्कर्ष हर परिस्थिति पर लागू नहीं होते। प्रयोग के द्वारा अब हर परिस्थिति यहाँ पर लागू नहीं होगा। अब इसको अगर एक वन लाइनर थ्योरी में अगर आप पूरी थ्योरी को समझना चाहेंगे तो संकेत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एडवर्ड सी टॉलमैन। प्रसिद्ध पुस्तक इनकी कौन सी? पर्पसिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन। टॉलमैन का सिद्धांत क्या था? पर्पसिव बिहेवियरिज्म पे था। मुख्य अवधारणा क्या थी? कॉग्निटिव मैप यानी कि संज्ञानात्मक मानचित्र। और टॉलमैन का प्रसिद्ध प्रयोग किस पे था? मेज लर्निंग एक्सपेरिमेंट पे था। गुप्त अधिगम यानी लेटेंट लर्निंग की अवधारणा टॉलमैन ने दी। अधिगम के लिए प्रबलन आवश्यक नहीं होता, किसने बोला? टॉलमैन ने। ठीक, ये इनके कुछ ट्रिक्स हैं। टी से टारगेट गोल, ओ से ऑर्गेनाइज लर्निंग, एल से लेटेड लर्निंग, एम से मेंटल मैप या कॉग्निटिव मैप बोल सकते हो, ए से एक्टिव एक्सप्लोरेशन और एन से नो इन्फोर्समेंट रिक्वायर्ड। ये इनके आपके स्मरण मतलब एक तरीके से याद करने के लिए तरीका है, ट्रिक है आपकी। ठीक, यहाँ इन्होंने लिखा है टॉलमैन बिलीव दैट लर्निंग इज नॉट जस्ट अबाउट रीइंफोर्समेंट बट अबाउट अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन क्यूज गोल्स एंड एनवायरनमेंट। यानी आपके जो टोलमैन ने कहा, क्या बोला? किस पे? अधिगम पे। किस पे जोर देते कि जरूरी नहीं कि रिइंफोर्समेंट होना चाहिए। अधिगम कैसे हो सकता है? लेटेंट लर्निंग यानी अचानक से भी आपका हो सकता है, पहले से हो सकता है, चीजें सीखी गई हों। ठीक है, और आपको जरूरत पड़ने पर वापस चीजें सामने आ जाए। ठीक है, तो वो किसमें आ जाएगा? लेटेंट लर्निंग। ठीक, तो आपकी नेक्स्ट थ्योरी है। नेक्स्ट थ्योरी आपकी कौन सी है? कर्ल लेविन की थ्योरी। अच्छा, कर्ल लेविन की जो थ्योरी है वो किस पर बेस्ड है? तो उन्होंने फील्ड थ्योरी बोले थे। ठीक है, फील्ड थ्योरी की यानी क्षेत्र सिद्धांत उन्होंने दिया था कर्ल लेविन ने। ये आपका क्षेत्र सिद्धांत यानी व्यक्ति और वातावरण की पारस्परिक क्रिया का सिद्धांत जो आपका है, यानी इन्होंने बताया था पी इक्वल टू एफ बी इंटू ई, इस प्रकार से इन्होंने बताया था कर्ल लेविन ने क्षेत्र सिद्धांत, यानी बी इक्वल टू एफ पी कॉमा ई, इन्होंने नहीं बताया था क्षेत्र सिद्धांत। परिचय देख लीजिए। कर्ट लेविन जर्मन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने व्यवहार और अधिगम को समझाने के लिए क्षेत्र सिद्धांत यानी फील्ड थ्योरी प्रस्तुत किया। लेविन के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार केवल उसके गुणों का परिणाम नहीं होता बल्कि उसके व्यक्तित्व यानी पर्सन्स और वातावरण एनवायरनमेंट की पारस्परिक क्रिया का परिणाम भी होता है। ठीक है, किसने बोला? कर्ट लेविन ने बोला था। प्रसिद्ध सूत्र इन्होंने फॉर्मूला दिया था बी इक्वल टू एफ पी कॉमा ई या पी इंटू ई पी ई आप बोल सकते हो। ठीक है, बी से आपका बिहेवियर होता है, एफ से, ठीक है, पी से आपका पर्सन्स होता है, एफ से आपका फंक्शन होता है, ई से आपका इन्वायरमेंट होता है। यानी एफ से फंक्शन यानी फलन, ई से वातावरण, पी से व्यक्ति और बी से बिहेवियर। तो यहाँ मान लिया क्या है, कोई पर्सन खड़ा हुआ है तो पर्सन्स और वातावरण से मिलकर क्या हो रहा है? आपका व्यवहार तैयार हो रहा है। ठीक है, एक प्रकार का फंक्शन है इसका। व्यवहार व्यक्ति एवं वातावरण दोनों पर निर्भर करता है, तो व्यवहार आपको क्या होगा? व्यक्ति और वातावरण दोनों पर भी आपका एक प्रकार से निर्भर करता है। क्षेत्र सिद्धांत का अर्थ क्या है? लेविन के अनुसार किसी भी समय व्यक्ति जिस मनोवैज्ञानिक वातावरण में रहता है वही उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। यानी ऐसा इन्होंने कहा था कि जब किसी भी समय अगर व्यक्ति जिस मनोवैज्ञानिक वातावरण में रहता है, यानी इसका जैसा वातावरण होगा उसके व्यवहार को वो प्रभावित करेगा ही करेगा। व्यक्ति का व्यवहार समझने के लिए उसके संपूर्ण मनोवैज्ञानिक क्षेत्र का अध्ययन आवश्यक है। व्यक्ति का व्यवहार समझने के लिए उसके संपूर्ण मनोवैज्ञानिक क्षेत्र यानी साइकोलॉजिकल फील्ड का अध्ययन करना आवश्यक है। अर्थात व्यवहार व्यक्ति एवं वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। यानी क्या? व्यवहार व्यक्ति एवं वातावरण दोनों पर क्या होगा? निर्भर करेगा। आपका कौन? व्यवहार किस पर? व्यक्ति एवं वातावरण पर। यह लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक, एक इसका था आपका कर्ट लेविन का। तो कर्ट लेविन की थ्योरी कौन सी थी? फील्ड थ्योरी, जिसको हम लोग बोलते हैं फील्ड थ्योरी। अब देखिए इनके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कौन कौन से? लाइफ स्पैन स्पेस यानी जीवन क्षेत्र। लाइफ स्पेस व्यक्ति तथा उसके मनोवैज्ञानिक वातावरण का कुल योग है। यानी जो व्यक्ति होता है उसके मनोवैज्ञानिक जो वातावरण होते हैं उसका टोटल योग जो पूरा है तो क्या है? लाइफ स्पेस। जैसे मान लो अब लव है, ठीक है, प्राइज है, या कोई गोल है, या फैमिली है, या पूरी पृथ्वी में कुछ भी सोच रहा है, घूमना है, कुछ भी करना है, ये सब इसका क्या है? जीवन क्षेत्र है एक प्रकार का। इसमें शामिल कौन? व्यक्ति की आवश्यकताएं शामिल है, इच्छाएं, लक्ष्य, भावनाएं, वातावरण, सभी चीजें शामिल है।
तो लाइफ स्पेस क्या होता है आपका, पर्सन प्लस साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट इसका, यानी जीवन क्षेत्र जितना अनुकूल होगा अधिगम उतना ही क्या होगा आपका, प्रभावी होगा। फिर आपका सेकंड आता है साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, यानी मनोवैज्ञानिक वातावरण। इसमें क्या होगा, व्यक्ति अपने वातावरण को जिस प्रकार अनुभव करता है वही उसका मनोवैज्ञानिक वातावरण कहलाता है। यानी व्यक्ति अपने वातावरण को जिस प्रकार से अनुभव करेगा वही उसका क्या कहलाएगा, मनोवैज्ञानिक वातावरण कहलाता है। उदाहरण में अगर एक ही कक्षा में पढ़ने वाले दो विद्यार्थियों का अनुभव अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल सीधी सी बात। दोनों बच्चे एक ही साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई दो बच्चे हैं वो एक ही साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका जो अनुभव होगा, ठीक है, वो अलग अलग हो सकता है। तो बिल्कुल सही सी बात। लक्ष्य क्या होते हैं, व्यक्ति हमेशा किसी लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहता है, ठीक है। एक होते हैं पॉजिटिव गोल्स, एक होते हैं नेगेटिव गोल्स। जो व्यक्ति को आकर्षित करते हैं वो पॉजिटिव गोल होते हैं, यानी पुरस्कार प्राप्त करना। और जिसे जिससे व्यक्ति बचना चाहता है वो आपको क्या होता है, उदाहरण यानी दंड से बचना है। जैसे बहुत से लोग कह देते हैं कि अरे हमको ये काम नहीं करना, हमारा ये इसमें इंटरेस्ट नहीं, तो क्या उनका नेगेटिव एक कर सको, उससे बचने का प्रयास भी करेंगे। अगर आप उनको वो काम दोगे तो उस काम से बचने का प्रयास करेंगे। फिर एक टेंशन सिस्टम बनता है। टेंशन सिस्टम क्या है, जो आजकल सभी में है। जब कोई आवश्यकता अधूरी रह जाती है तो व्यक्ति के तनाव उत्पन्न होता है। यह तनाव व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। जैसे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की इच्छा, अध्ययन करने की प्रेरणा, लक्ष्य प्राप्ति हो गया, फिर तनाव क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी परीक्षा में, अब जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए, अब यूपी टेट का एग्जाम है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की इच्छा है, आपको टेंशन हो रही कैसे पढ़ें, ये भी रह गया, वो भी रह गया, ये भी रह गया, वो भी रह गया, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें। अध्ययन करने की प्रेरणा, लेकिन मोटिवेशन, चलो हम कोई बात नहीं, जितना नहीं हो पाया कोई बात नहीं, लेकिन हम इतना इतना कर लेंगे, 5-5 घंटे पढ़ लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। फिर आपको लक्ष्य जब प्राप्ति हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, तनाव जो समाप्त हो जाएगा, आपके 90+ मार्क्स आ जाएंगे, तो आपको अपने आप तनाव शांत हो जाएगा। तो खैर काफ़ी लोग तो तनाव पेपर दे के ही शांत हो जाता है। वैलेंस, आकर्षण एवं विकर्षण शक्ति क्या होती है, किसी वस्तु या लक्ष्य का व्यक्ति का आकर्षण या विकर्षण प्रभाव, ठीक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस, ठीक। पॉजिटिव बैलेंस, एक नेगेटिव बैलेंस। आकर्षण उत्पन्न करता है, पॉजिटिव बैलेंस क्या करते हैं, आकर्षण उत्पन्न करते हैं, तो पुरस्कार, सफलता, प्रशंसा। नेगेटिव बैलेंस क्या होता है, दूर रहने की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है, जैसे दंड, असफलता, भय, ये सब चीजें। नहीं, किसी वस्तु या लक्ष्य का व्यक्ति पर आकर्षण या विकर्षण प्रभाव होता है, जो हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस। बैरियर, बाधाएं क्या क्या होती हैं, लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली रुकावटें। फिजिकल बैरियर होता है, साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, सोशल बैरियर। भौतिक में क्या है, संसाधनों की कमी हो गई। साइकोलॉजिकल में क्या है आपका, भय, चिंता, आत्मविश्वास की कमी है, ज़्यादा चिंता कर ली, ज़्यादा टेंशन हो गई, मतलब पेपर में नहीं हो पाया, तबीयत खराब कर ली। एक सोशल बैरियर, सामाजिक बाधाएं। उदाहरण पारिवारिक या सामाजिक प्रतिबंध, जैसे बहुत से लोग होंगे जो हो सकता है कई बार यूपी टेट दिए हो ना पास हो पाए होंगे, वो दोबारा देने जा रहे हो, ठीक, तो लोग कहेंगे अरे अभी तक तुम यही कर रहे हो, यूपी टेट दे रहे हो, फलाने के देखो, फलाना वहाँ निकल। तो ये भी सोशल बैरियर है आपका, वहाँ भी आपको, अब आपके दिमाग बैठ जाएंगी वो चीज़ें, वहाँ हो सकता है पेपर खराब हो सब कुछ आने के बाद, ठीक। तो व्यक्ति प्लस वातावरण मिलकर आपको क्या बनेगा, व्यवहार बनेगा। क्षेत्र सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांत, मुख्य सिद्धांत क्या है, यानी मेन प्रिंसिपल। व्यवहार व्यक्ति एवं वातावरण की पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। व्यक्ति सदैव लक्ष्य उन्मुख व्यवहार करता है। आवश्यकताएं तनाव उत्पन्न करते हैं, सीधी सी बात, अगर कोई चीज़ की आवश्यकता आपको होगी तो तनाव उत्पन्न करेगी ही करेगी। तनाव व्यक्ति को लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है, बिल्कुल, तनाव अगर होगा तो आपको लक्ष्य की ओर प्रेरित भी होगा, ठीक। लक्ष्य प्राप्ति होने पर तनाव समाप्त हो जाता है। अधिगम में प्रेरणा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और परिस्थिति एवं वातावरण व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यानी क्या है, परिस्थिति हमारी और वातावरण व्यवहार को हमारे क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक। ये आपको क्या था आपका, तो आपकी सॉरी कर्ड लेविन की फील्ड थ्योरी थी। इसको ट्रिक से एक बार देखना हो तो आप देख लीजिए, चीज़ें वही सेम चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या क्या है इसमें। शिक्षा के क्षेत्र में सिद्धांत का महत्व क्या है, खाली इतना पॉइंट देख लीजिए क्या है। अनुकूलन वातावरण यानी पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, यानी विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण सकारात्मक यानी पॉजिटिव एवं सहायक यानी सपोर्टिव होना चाहिए। स्पष्ट लक्ष्य क्या होता है, क्लियर गोल्स, विद्यार्थियों के लिए स्पष्ट, क्लियर को एवं प्राप्त करने योग्य अचीवेबल लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए, ठीक। प्रेरणा का महत्व क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, शिक्षण प्रक्रिया में प्रेरणा यानी मोटिवेशन का उपयोग आवश्यक है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान, यानी प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन क्षेत्र यानी लाइफ स्पेस एवं व्यक्तिगत भिन्नताओं यानी इंडिविजुअल डिफरेंस को समझना चाहिए। सक्रिय अधिगम यानी एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, विद्यार्थियों को स्वयं अनुभव, एक्सपीरियंस एवं अन्वेषण यानी एक्सप्लोरेशन द्वारा सीखने के अवसर मिलने चाहिए। समस्या समाधान क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कर्ड लेविन के मुख्य सिद्धांत के इनके महत्व हैं, शिक्षक शैक्षिक महत्व हैं, शिक्षा में जो महत्व पड़ता है। अब उनको एक इन्हीं के नाम से कुछ ट्रिक है, वो आप देख लीजिए, जैसे ट्रिक बनाई थी, अगर आपको अच्छी लगती, बेहतर लगती तो एक बार देख ले सकते हैं। तो लेविन है, इनका नाम क्या है, लेविन, तो एल से क्या हो जाएगा, लाइफ स्पेस, जीवन क्षेत्र की बात इसने की, कर्ट लेविन ने। इन्वायरमेंट, वातावरण की बात इन्होंने भी की थी, ठीक है, वातावरण की बात बहुत लोगों ने की, लेकिन अब ट्रिक बनाने के लिए तो
ये बनाई कि इसे इन्वायरमेंट आपको हो गया। वांट्स एंड नीड यानी इच्छाएं एवं आवश्यकताएं की बात किसने की थी? 11 ने की थी। आई से इंटरेक्शन ऑफ पर्सन एंड इन्वायरमेंट, आई यानी व्यक्ति एवं वातावरण की पारस्परिक क्रिया। एन से नीड क्रिएट्स टेंशन, आपकी आवश्यकता तनाव उत्पन्न करती थी। इनके कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं। 11 के द्वारा वो आपकी ट्रिक क्या हो जाती है, बन जाती है आपकी। बाकी आप देख सकते हैं इनका मूल सिद्धांत था बी इक्वल टू एफ पी ई, आपका फॉर्मूला सीधा सीधा बोलता है बी इक्वल टू एफ पी ई। किसके सिद्धांत में बताया गया? तो कर्ल लेविन ने दिया था। ठीक है, आपका ये व्यक्ति है, इन्वायरमेंट है और बिहेवियर है, सभी क्या है, परस्पर संबंध बैठा रहा है। तो कर्ल लेविन फील्ड थ्योरी का क्या है, पर्सन प्लस एनवायरनमेंट की क्या बनेगा, बिहेवियर बनेगा। यानी व्यक्ति पर्सन प्लस वातावरण आपको क्या बनेगा, बिहेवियर बनेगा। अब आपकी जो लास्ट थ्योरी है वो आपकी लास्ट थ्योरी कौन सी है, सिगमंड फ्राइड की थ्योरी। सिगमंड फ्राइड कौन थे, मनोविश्लेषणवाद के जनक थे। ठीक, साइको एनालिसिस, जिसको हम लोग साइको एनालिटिक थ्योरी भी बोलते हैं, इसके क्या थे, जनक थे यानी प्रतिपादक थे। फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, फ्राइड साइको एनालिटिकल थ्योरी। ठीक, सिगमंड फ्राइड का पूरा नाम क्या है, सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड, फ्राइड ने व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी के विकास को मानसिक क्रियाएं यानी मेंटल प्रोसेस, इच्छाओं डिजायर्स और व्यवहार से जोड़ा है। किसको, व्यक्तित्व को किससे जोड़ा, विकास को मानसिक क्रियाओं, ठीक, इच्छाओं और व्यवहार से जोड़ने का प्रयास किया, इन्होंने जोड़ा। इनके सिद्धांत को मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं। अब मनोविश्लेषण क्या है आपका, मानव की मानसिक क्रियाओं एवं व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन के हम लोग क्या बोलते हैं, मनोविश्लेषण। यानी मानव की मानसिक क्रियाएं जो होती है, कॉग्निटिव जो एक्शंस होते हैं और व्यवहार होता है, उसी का वैज्ञानिक अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, मनोविश्लेषण यानी साइको एनालिसिस। इसमें क्या क्या होता है आपका, अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड होता है, पर विशेष बल होता है आपका। किस पे विशेष बल होगा, अचेतन मन पे। दबी हुई इच्छाएं, जिसको हम लोग रिप्रेस्ड डिजायर का अध्ययन करते हैं। ठीक, व्यक्ति निर्माण निर्माण की व्याख्या है। ठीक, व्यक्ति निर्माण की आपकी क्या है, व्याख्या है। ठीक? अब आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे इन्होंने एक मॉर्फोलॉजिकल मॉडल दिया था। फ्राइड ने मन की तुलना इन्होंने हिमखंड आइसबर्ग से की थी। अब देखिए आपको एक क्वेश्चन आता है, आइसबर्ग थ्योरी किसकी है। ठीक, सीधा सीधा क्वेश्चन आपको आता है कि आइसबर्ग थ्योरी किसकी है। तो आइसबर्ग जो थ्योरी थी वो किसने दी थी, सिगमंड फ्राइड ने दी थी। अभी आपने कई जगह पिक्चर्स देखा भी होगा। ठीक है, आपने कई जगह इसको पिक्चर्स को देखा होगा कि ये पहाड़ बना हुआ है, आधा डूबा हुआ है, पानी में इस प्रकार का चित्र बनता है। इससे इनके 3 अवस्थाएं बनती हैं मन की। इन्होंने क्या इसको क्या डिक्टेट किया है, मन की अवस्थाओं के बारे में बताया है। क्या है मन की अवस्थाएं आपको, इसमें आप देख लीजिए क्या है। ठीक, अब देखिए इसमें आपको इन्होंने जो बताया था, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। फ्राइड ने मन की तुलना हिमखंड आइसबर्ग से की थी। इसमें देखिए जैसे पहाड़ है आपका जो ऊपर दिख रहा है, ये क्या, इसको इन्होंने क्या बोला, चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड। फिर एक थोड़ा बीच का पार्ट होता है, ठीक, इसको इन्होंने क्या बोला, अर्ध चेतन मन। ठीक, इसको बोला अर्ध चेतन मन यानी सब कॉन्शियस माइंड यानी बीच वाला पार्ट, कॉन्शियस सब कॉन्शियस। फिर एक होता है अनकॉन्शियस माइंड यानी 90% अचेतन मन। ठीक, इन्होंने जोर ही किस पे दिया था, अचेतन मन पे दिया था। अब यानी एग्जाम्पल ले लीजिए इसका, तो मैंने आपसे बोला कि कुछ लोग होते हैं, ठीक, कुछ लोगों की इच्छाएं क्या होती हैं जो ऊपर आपको दिखेगी। ठीक, जैसे चेतन मन में कोई चीज़ें चल रही वो आपको दिखेंगी चीज़ें, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं जागृत विचार है। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप अगर थोड़ी सी मेहनत कर लोगे आपको चीज़ें याद आ जाती हैं, तो वो अब किस में देंगे, सबकॉन्शियस में। ठीक है, वो किस में देंगे, सबकॉन्शियस। लेकिन कुछ अनकॉन्शियस में एकदम दबी हुई इच्छाएं हैं। ठीक है, जैसे कोई अगर आपको किसी प्रकार का तो कोई दुख हो, आप बता नहीं रहे हो, दुख के बारे में बता नहीं रहे हो, ठीक है, वो क्या है आपका, वो आपका अनकॉन्शियस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, अनकॉन्शियस में। ठीक, इसको एक बार समझ लेते हैं क्या है। जो आपका कॉन्शियस माइंड है यानी चेतन मन, ये 10% है। अर्ध चेतन मन आपका आपका 90% है। बाकी ये सब कॉन्शियस माइंड को इन्होंने मतलब ध्यान नहीं दिया है, मेन इस पे ही अचेतन मन पे ध्यान दिया, इसीलिए इसको 90% बोला गया था इन्होंने। इसमें है क्या क्या आपको देख लेते हैं एक बार इसके पार्ट्स को। अब इन्होंने ये मन की 3 अवस्थाएं बताई थी। ठीक, कौन कौन, चेतन मन, अर्ध चेतन मन, अचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। चेतन मन को 10% बताया नहीं, जागृत विचार, जो आपको ऐसे विचार जो जागृत होते हैं। ठीक, अब कॉन्शियस माइंड को अगर हम समझें, जो हम अभी सोच रहे हैं, ठीक, जो जैसे अभी आप सोच रहे हो कि अच्छा सिगमंड फ्राइड नहीं बताया, सिगमंड फ्राइड नहीं बताया, या आपके दिमाग में जो भी चल रहा हो, अब आप यहाँ पढ़ रहे हो, जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो या महसूस कर रहे हैं, वो हमारा क्या है, चेतन में है। यानी अभी आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक, यानी किसी सवाल का जवाब देना होगा तो आप उसको जवाब तुरंत दे दोगे। हमने पूछा कि चेतन में कितने % है, 10%, तुरंत आप बता दोगे। या ध्यान लगा कोई काम करना, वो हमारा क्या है, चेतन में आएगा। ठीक, फिर आपका अगला आता है सब कॉन्शियस माइंड यानी अर्ध चेतन में। इसको क्या बोले, इसका मध्य भाग इन्होंने बताया था। इसमें थोड़े प्रयास से याद आने वाली बातें होती है, जैसे जो चीज़ें हम सीधे नहीं सोचते लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम क्या होती है, याद आ जाती हैं। ठीक है,
आप जैसे मान लो साइकिल चलाना, बहुत से लोगों ने साइकिल चलाना बंद कर दिया होगा, लेकिन अगर साइकिल चलाने दे दी जाए तो थोड़ा प्रयास करेंगे तो मतलब चलाने लग जाएंगे बढ़िया। तो ये क्या है, सब कॉन्शियस माइंड में चीज़ें बैठी हुई हैं, यानी अपना नाम या मोबाइल नंबर वगैरह याद आ जाना, ठीक है। आप इसे अचानक से पिन, अरे पिन पिन भूल गए, मोबाइल का पासवर्ड भूल गए, भाई फिंगरप्रिंट लगाते थे पासवर्ड भूल गए, बहुत सारे लोग साथ होता है। फिर करते करते अचानक से याद आता है, तो क्या है, सब कॉन्शियस माइंड में चीज़ें चली जाती है। और अचेतन मन अनकॉन्शियस माइंड में क्या होती है, दबी हुई इच्छाएं, तो भय, दुख, कटु अनुभव, ठीक है, सब चीज़ें किसमें आएगी, आपके अनकॉन्शियस माइंड में। यानी जो चीज़ें हम ना तो जानते हैं ना सीधे कंट्रोल कर सकते हैं, वैसी चीज़ किसमें, किसको बोलते हैं, अचेतन मन में। जैसे नींद में सपने देखना, ये क्या है, अनकॉन्शियस माइंड आप देखते हो, ठीक है। डर भावनाएं जिनके कारण हमें पता नहीं होते हैं, आपके क्या है, तो आपके अचेतन मन के उदाहरण है, ठीक है, अचेतन मन के। 10% आपका कॉन्शियस है, 90% आपका क्या है, अनकॉन्शियस माइंड है, ठीक। फिर आपका आता है, आपने अभी तो एक आइसबर्ग थ्योरी देख लिया, अब देखिए गत्यात्मक संरचनात्मक मॉडल, यानी डायनेमिक स्ट्रक्चरल मॉडल। डायनेमिक स्ट्रक्चरल मॉडल में उन्होंने क्या बताया था, इद ईगो सुपर ईगो बताया था, ठीक है। इद ईगो सुपर ईगो तीन प्रकार बताए थे, इद ईगो और सुपर ईगो, ठीक है। ये आपका इद ईगो और सुपर ईगो की इन्होंने बात की थी। इद ईगो सुपर ईगो में क्या है आपका, जैसे ईद, अगर ईद को बोलते हैं इदम, हिंदी में बोलेंगे आपको इदम, ईद को इदम। इसमें क्या होता है, ये आपके जन्मजात होती है, यानी इननेट होते हैं। ये आपके क्या होते हैं, जन्मजात यानी इननेट भाग होते हैं। प्रिंसिपल इसमें क्या है, प्लेजर प्रिंसिपल, यानी सुखवादी सिद्धांत। देखिए इसकी बात करता है, सुखवादी सिद्धांत की बात करता है। ये क्या है आपका, सुखवादी सिद्धांत है, यानी केवल इच्छाओं की पूर्ति चाहता है, अच्छा बुरा नहीं समझता, अचेतन मन से संबंधित है आपका, किससे संबंधित है, अचेतन मन से। इसमें एक सिंबल होता है इसका, क्या, शैतान, ठीक है। ईद यानी डिजायर्स, मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये हो जाए, मैं चाहता हूँ वो हो जाए, जबकि क्या है, ये सब ईद है, ठीक है। यहाँ पे जन्मजात चीज़ें होती हैं, बचपन से ही लोग सोचते हैं मैं ये कार चलाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं चाहता हूँ ये हो जाए, मैं चाहता हूँ वो हो जाए, सबके ईद में आता है, ठीक। इसका सिंबल क्या है, एक डेविल होता है जिसको शैतान बोलते हैं। फिर आपका एक आता है ईगो, ठीक, अहम। इसमें क्या होता है, रियलिटी प्रिंसिपल, यानी वास्तविकता सिद्धांत पे चलता है, वास्तविकता पे ध्यान देता है। यहाँ तर्क होते हैं आपके, बुद्धि होती है, निर्णय लगता है, डिसीजन मेकिंग होता है, उचित अनुचित का ज्ञान होता है। ईद और सुपर ईगो में संतुलन बिठाता है, तो भाई बीच का पार्ट है, ठीक है, तो दोनों में संतुलन बिठाएगा। सिंबल क्या है इसका, ह्यूमन यानी मानव, ठीक है। जैसे ईगो, रियलिटी, जैसे आप एग्जाम्पल समझ लीजिए कि भाई मान लीजिए एक राक्षस है, एक मानव है, एक भाई एकदम साधु सन्यासी में है, भगवान वगैरह है, ठीक है, तो बोल लीजिए इसमें क्या है, मैं चाहता हूँ ये हो जाए, मुझे ये शक्ति मिल जाए, मुझे वो शक्ति मिल जाए। और मानव क्या है, रियलिटी में जी रहा है, ठीक है, रियलिटी में जी रहा है। और भगवान क्या है, ये मॉरलिटी प्रिंसिपल जोड़ देते हैं, इसको हम बोलते हैं परा अहम। सुपर ईगो यानी मॉरलिटी प्रिंसिपल, नैतिकता सिद्धांत। यहाँ क्या है, सामाजिक नियम चलते हैं, नैतिक मूल्य चलते हैं, आदर्शवाद चलता है, गलत कार्यों को रोकना होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गलत कार्य ही खाली करने होते हैं। ये भाई दोनों बराबर, कुछ होते हैं जो गलत काम करते हैं, कुछ होते हैं जो एकदम नॉर्मल रहते हैं कि नहीं गलत काम नहीं करना, तो दोनों संतुलन बिठा रहे हैं दोनों में। तो भाई गलत कार्यों को रोकना है। सिंबल क्या है, गॉड यानी भगवान। सुपर ईगो आपका किस पे बेस होता है, मॉरलिटी पर। आपका ईगो किस पे होता है, रियलिटी पर। ईद किस पे होता है, डिजायर पर। खाली इतना याद करें, ईद आपका डिजायर होता है, ईगो आपका रियलिटी, सुपर ईगो आपका आपका मॉरलिटी पर जोड़ देते हैं। अब लिबिडो क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं काम शक्ति, फिजिक, सेक्सुअल एनर्जी हमारे होते हैं, या प्रेम, लव, स्नेह, अफेक्शन एवं काम प्रवृत्ति यानी सेक्स इंस्टिंक्ट जो उनका स्रोत है, क्या है, लिबिडो। फ्रॉइड के अनुसार प्राकृतिक प्रवृत्ति, संतुष्टि आवश्यक, ठीक है, दमन होने पर मैल एडजस्टमेंट हो सकता है, ठीक है। इसने क्या बोला, लिबिडो। या फिर क्या होती है, सेक्सुअल एनर्जी होती है, फिजिक होते हैं, आपका लव, अफेक्शन और सेक्स इंस्टिंक्ट के बारे में बात करता है। अब फिर आपका एक होता है एरोस, एक होता है थैनेटोस, ठीक। एरोस और थैनेटोस। एरोस को हम लोग बोलते हैं लाइफ इंस्टिंक्ट, और थैनेटोस को हम लोग बोलते हैं डेथ इंस्टिंक्ट, ठीक। लाइफ इंस्टिंक्ट में क्या होता है, जीवन प्रवृत्ति, ठीक। लाइफ इंस्टिंक्ट्स रिलेटेड टू, एक कैसे रिलेट करेगा, प्रेम, ठीक, सृजन यानी क्रिएशन, जीवन रहना, जीवित रहना, विकास, प्रजनन, रिप्रोडक्शन वगैरह। आपका एनर्जी सोर्स में इसमें क्या रहता है, लिबिडो, ठीक। परिवार से प्रेम है, मित्रता है, आपकी सफलता प्राप्त करना है, जीवन को आगे बढ़ाना है, किसमें, लाइफ इंस्टिंक्ट में आता है, यानी इसको इरोस बोलते हैं। जो लोग इस प्रवृत्ति में रहते हैं, ठीक है, कि प्रेम पे ध्यान दे रहे हैं, सृजन कर रहे हैं, जीवित रहना है, ठीक, विकास करना है, प्रजनन करना है, परिवार से प्रेम करना है, मित्रता है, आपका सफलता प्राप्त कर रहे हैं, जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, इस किस पे आ जाएंगे, इरोस में, यानी एनर्जी फॉर लाइफ। अब कुछ लोग होते हैं आपके थैनाटोस प्रवृत्ति में, डेथ इंस्टिंक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, आपकी मृत्यु प्रवृत्ति। इसमें क्या होता है, आक्रामकता, एग्रेशंस, ठीक, विनाश, ये सब खत्म कर देंगे, ये हो जाएगा। क्रोध, आपका विनाश, बोलते नहीं क्रोध मत करो, ठीक है, क्रोध आपको बहुत गलत जगह ले जाके जा सकता है, तो क्रोध क्या आपका डेथ इंस्टिंक्ट एक प्रकार से।
आत्म विनाश, खुद का विनाश कर लेना, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करना, हिंसा करना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, किसमें आएगा, थैनाटोस में आएगा। थैनाटोस इक्वल टू टेंडेंसी टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन। इरोज एंड थैनाटोस, इरोज में लाइफ इंस्टिंक्ट होता है, लव, ग्रोथ, क्रिएशंस, सर्वाइवल, लिबिडो। इसमें एक प्रकार से नेगेटिव वर्ड्स कौन, डेथ इंस्टिंक्ट, एग्रेशन, डिस्ट्रक्शन, वायलेंस, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, एग्रेशन एनर्जी, इसमें आपका आता है, ठीक। इरोज यानी जीने की बात करते हैं, थैनाटोस यानी मिटाने की बात करते हैं, ठीक है। ये आपकी इसमें एरोज और थैनाटोस की प्रक्रिया है। उसके बाद जो हम कहेंगे सिगमंड फ्राइड की मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं, यानी जो इनका सिद्धांत था साइकोसेक्सुअल स्टेज, इसके क्या है, इन्होंने कुछ अवस्थाएं दी थी, अवस्थाएं में इनको 5 अवस्थाएं थी, ठीक। अब उनको हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। पहली है ओरल स्टेज, फिर है एनल स्टेज, फिर फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनिटल स्टेज। ओरल को मुखावस्था, एनल को गुदावस्था, फैलिक को लिंग प्रधानावस्था, लेटेंसी को अव्यवस्था और जेनिटाइल को ज्ञानेन्द्रियावस्था बोलते हैं। आपकी जो ओरल स्टेज होती है वो जन्म से 1 वर्ष तक होती है, 0 से 1 मंथ। इसका लिबिडो एरिया क्या है, माउथ यानी मुख। एक्टिविटीज का होता है चूसना, काटना, ठीक है, जैसे छोटे बच्चों में देखते हैं जन्म से 1 वर्ष में ये कोई भी चीज मिल गई तो चूसने लग गए या काटने लग गए, ठीक है। पर्सनैलिटी टाइप कैसा था, ओरल पैसिव यानी आशावादी होते, विश्वास करने वाला होता है। ऑरल एग्रेसिव भी कुछ होते हैं भाई, 2 प्रकार के होते हैं ना, एक ऑरल एग्रेसिव जो प्रभुत्व होते हैं, आक्रामकता होता है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो काटते हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे जो भाई विश्वास करते हैं, ठीक, आशावादी टाइप में हो जाएंगे। और फिर आपका आता है एनल स्टेज, इसको गुदावस्था बोलते हैं, 1 से 2 वर्ष, इसको एनस, इसको हम लोग टॉयलेट ट्रेनिंग बोलते हैं, ठीक है, एनस स्टेज। लिबिडो एरिया एनस है आपका। कैरेक्टरिस्टिक क्या, मलमूत्र का नियंत्रण करना, पहली बार संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट होना, ठीक है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, स्वयं से प्रयास करेंगे, नहीं हमको सुसु जाना है, पॉटी सुसु पॉटी ट्रेनिंग वगैरह उसको बोलते हैं। पहली स्टेज लिंग प्रधानावस्था में क्या होता है, 2 से 5 वर्ष, इसमें लिबिडो एरिया क्या है, ज्ञानेंद्रिया, ठीक। कॉन्सेप्ट क्या है, बॉय ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होती है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जो माता के प्रति विशेष लगाव होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिपस। माता के प्रति ज़्यादा प्रेम जिनको होगा तो ऑडिपस बोलते हैं, ठीक है। वो कौन, लड़के करते हैं, ठीक है। और गर्ल क्या कहते हैं, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी पिता के प्रति विशेष लगाव। लड़कियों को किससे ज़्यादा लगा होगा, पिता से, उसको उन लोग हम बोलेंगे इलेक्ट्रा यानी जीई, ठीक, और बीओ, ठीक, ऐसे याद कर ले, बीओ बॉय, ठीक, बीओ बाई बॉय, तो बी से ऑडिपस, ठीक, और जी से इलेक्ट्रा। तो माता के प्रति विशेष लगाओ ऑडिपस कॉम्प्लेक्स यानी लड़कों में होता है, और पिता के प्रति विशेष लगाओ जिसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स लड़कियों में होता है। ये किसमें, 2 से 5 वर्ष में पाया जाता है, ठीक। फिर चौथी स्टेज लेटेंसी स्टेज, यानी आपकी अव्यक्तावस्था, एज 6 से 12 वर्ष होती है। लिबिडो क्या है, बहुत सुप्त हो जाता है, खेल कूद पर ज़्यादा जोर, सामाजिक गतिविधियाँ, मित्रों में रुचि ज़्यादा रखने लगते हैं। फिर आपका आता है जेनाइटल स्टेज यानी ज्ञानेंद्रिय अवस्था, 12 से प्लस चलती है आपकी। यह किशोरावस्था प्रारंभ होता है, हार्मोन सक्रिय होते हैं, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण होता है, लड़के लड़कियों से दोस्ती कर रहे हैं, लड़कियां लड़कों से दोस्ती कर रहे हैं, ठीक। वो ये सिचुएशन मतलब ये फेज चलता है। परिपक्व व्यक्तित्व, आपको परिपक्व व्यक्ति मैच्योरेशन आपके अंदर आने लगेगा, ठीक है। पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाई अर्ली एक्सपीरियंस, पर्सनैलिटी क्या है, अर्ली शेप्ड एक्सपीरियंस है। अंडरस्टैंडिंग देन लीड्स द सेल्फ अवेयरनेस, अगर हमको सेल्फ अवेयरनेस होगा, सिगमंड फ्राइड के द्वारा बताया, ठीक। ये आपके क्या थे, इनके अवस्थाएं थी, कौन कौन सी, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनेटल, ठीक है। ओ ए पी एल जी, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो, मतलब ट्रिक बनाने के लिए ओ ए एल पी जी, इस प्रकार से ट्रिक बनाने की बात करते हैं। अब एक आता है, अब एक टर्म आपका इनकी थ्योरी से कोई रिवीजन करने के लिए आप देख लीजिए कौन कौन चीजें आती हैं। नार्सिज्म, इसको बोलते हैं, नार्सिज्म को बोलते हैं स्वहमोह, इसको स्वयं से मोह होता है। अरे शीशे के सामने खड़े, अरे वाह मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, अरे वाह, अरे वाह, ठीक, इस प्रकार स्वयं से प्रेम करने वाले उसको नार्सिज्म बोलते हैं, यानी अपने रूप से प्रेम कर रहे हैं, स्वयं प्रशंसा कर रहे हैं, अपने व्यक्तित्व के प्रति आकर्षण है, ये खुद ही मान लो अपना स्टाइल मारने लगे तो उसी को बोलते हैं एक प्रकार से। आत्म प्रेम को नार्सिज्म कहते हैं, ठीक है। किशोरावस्था में अधिक पाया जाता है, अधिक देखोगे, घंटों घंटों शीशे के सामने खड़े हैं, ठीक, हमसे ज़्यादा सुंदर कोई है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, उसको बोलते हैं। आपने देख लिया आइसबर्ग थ्योरी की बात करी थी, आइसबर्ग थ्योरी में कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड की बात की थी। पर्सनालिटी स्ट्रक्चर में ईद, ईगो और सुपर ईगो हुआ था। इन्होंने क्या बोला था, एक प्रकार से ये इसको मान लीजिए क्या, अरे मतलब विरोधी मान लिया, अरे गुंडा मान लिया एक प्रकार से, ठीक है, राक्षस मान लिया, हाँ राक्षस बताया था कि राक्षस मान लीजिए इसको भाई माना, ये आपको सुपर ईगो। भगवान यानी मॉरलिटी प्रिंसिपल बात है, रियलिटी जीत रही है, प्लेजर प्रिंसिपल, ठीक है, डिजायर में जी रहे हैं। इंस्टिंक्ट कौन होता है, 2 इंस्टिंक्ट होते हैं, इरोज और थैनेटोस। इरोज क्या है, लाइफ इंस्टिंक्ट, थैनेटोस आपका क्या है, डेथ इंस्टिंक्ट। ये इनको क्या बोलते हैं, इंस्टिंक्ट्स बोलते हैं। साइकोसेक्सुअल स्टेज में क्या था, ओ ए पी एल जी, ठीक है, ओ ए पी एल जी, एल जी की टीवी आपके घर में लगा है, ओ ए पी एल जी, ओ ए पी एल जी, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनाइटल, ठीक। फ्राइड के अनुसार मानव व्यवहार का मुख्य आधार अचेतन मन, लिबिडो तथा व्यक्तित्व की 3 संरचनाएं ईद, ईगो और सुपर ईगो पर होते हैं। स्टडी साइकोलॉजी, अंडरस्टैंड योरसेल्फ, ठीक।
तो क्या था आपका सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत था। तो आप सभी के सारे सिद्धांत कंप्लीट हो चुके हैं, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी, ठीक, टोटल 16 थ्योरीज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। इन थ्योरीज के बाहर से क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आप इन थ्योरीज को बार बार रिवीजन कर लोगे तो इन थ्योरीज आपके बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे, इतनी मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। बहुत ही मैंने आपको कम स्लाइड्स में सभी चीज़ें पढ़ा दी हैं, आपको पूरी थ्योरी पढ़ाई, ऐसा नहीं कि मैंने उसको शॉर्ट कर दिया है, पूरी थ्योरी आपको कराई। बाकी अगर आपको किसी प्रकार के डाउट आते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मुझे बता सकते हैं, या कोई अगर आपको टॉपिक आपको ऐसा लग रहा हो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है या रहा जा रहा है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको उसको कंप्लीट करा दूंगा। और आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि आपको सुपर टेट में आपको देखने को मिलेगी और यही आपको चीज़ें सी टेट में भी देखने को मिलेंगी। इतनी थ्योरीज नहीं मिलेंगी लेकिन लिमिटेड आपको मिलेंगी, ठीक है। थैंक यू क्लास। आप सभी को अगर हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।